नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा के 10 जनवरी 2017 की सुबह की शिफ्ट में जनरल मैथमेटिक्स सामान्य गणित के प्रश्नों को विस्तृत में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। If the product of zeros of a cubic polynomial with integer coefficient is -11/3, then the constant term is। पूर्णांक गुणक के साथ यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल -11/3 है, तब स्थिरांक पद है। यहाँ पर अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो द्विघात बहुपद के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व की है, जबकि ये क्वेश्चन किसके लिए आया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल अर्थात त्रिघात बहुपद। इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा चर पद है x की पावर क्या होगी? 3 होगी। तो जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या रहती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक सामान्य रूप है हमारा त्रिघात बहुपद का। इसमें से a, b और c क्या कहलाते हैं? अपने कॉफिशिएंट। a, b और c होते हैं कॉफिशिएंट, जबकि d जो है, क्योंकि इसके अंदर x का पद नहीं है, तो d को बोलते हैं कांस्टेंट। d क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर हमको इसका कांस्टेंट टर्म पूछा है, स्थिरांक पूछा हुआ है, तो d की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें दिया क्या है? शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल मतलब इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या गुणनखंड का मल्टीप्लिकेशन जो है वो शून्य। यदि हम मान लें कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा, बीटा और गामा क्या है? इसके गुणनखंड है, तब 3 इक्वेशन हमको याद कर रखना है, जिनमें से तीसरा इक्वेशन हमारे काम में आएगा। पहले शून्यों का योग या उनके जो रूट्स होते हैं उनका टोटल जो है वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। इसके अलावा दो का गुणा, सभी का गुणा करना है। अल्फा का बीटा से करेंगे, फिर बीटा का गामा से करेंगे, प्लस गामा का वापस अल्फा से। यदि इनका गुणा किया जाए और इनका योग किया जाए तो ये वैल्यू जो होती है वो c/a, यहाँ पे c दिया है और a से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर दिया है शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा मल्टीप्लाइड बाई गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। ये गुणनफल अपने को दिया हुआ है, ये है -11/3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो d/a इज इक्वल टू हो गया 11/3, अर्थात d बराबर हो जाएगा 11 और a बराबर हो जाएगा 3। तो स्थिरांक जो है d कहलाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका 11 या 11। और यदि कॉफिशिएंट a पूछा होता तब हमारा आंसर हो जाता 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability of getting a prime or composite number from the first 15 natural numbers। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर अब हमारी 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? हमारी कुल संख्याएं हो जाएंगी 15। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रोबेबिलिटी से, आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी से आया है, प्रायिकता से, राइट।
अब यहां पर हमको इनमें से चुनते हैं, तो प्राइम नंबर, अब 1 से 15 तक के प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, एक या स्वयं के अलावा। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, रूट संख्याएं बोलते हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनमें किसी का भाग नहीं जाता है, 13, ये अपनी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हो गई अपनी 6, इनको काउंट किया तो 3 और 3 6 हो गई हैं। अब कुल इसके अलावा क्या दिया है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाना चाहिए, मतलब वो किसी न किसी संख्या से कटना चाहिए। तो पहली भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि 2 और 3 तो हमारी किस में आ जाती हैं कि प्राइम नंबर में। तो 4 और फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14 और 15। इस तरह से कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8, और 6 हो गई थी अपनी अभाज्य संख्याएं, 8 हो गई अपनी भाज्य संख्याएं। तो कुल हमको चुनना क्या है, चुनना है हमको प्राइम और कंपोजिट, मतलब या तो प्राइम आ जाए या कंपोजिट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी का फॉर्मूला होता है हमारा, पी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ वांटेड आउटकम्स, जो हम चाहते हैं ऐसे हमारे रिजल्ट, डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम, या सभी रिजल्ट कितने थे अपने, 15 संख्याओं में से चुनना था, और 14 मतलब एक को छोड़ करके सभी संख्याओं को हमारी आ जाएगी, तो वो निकालना है। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 14, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 15, पी इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इतना निकालने की जरूरत नहीं है। यदि 1 से 50 तक की या 50 प्राकृतिक संख्याओं का होता तब भी ये आंसर क्या हो जाता, 49/50, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि ना तो कंपोजिट नंबर में आता है और ना ही नेचुरल नंबर में आता है। तो एक कम हो जाएगी, ऐसे ही प्रायिकता, ऐसी प्रोबेबिलिटी जितने नंबर दिए होंगे, मतलब 14/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज इन रुपीज ऑफ 50 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हैं 50, इन ए फैक्ट्री इज गिवन। ये वर्कर, अब ये टेबल दी हुई है, मजदूरी दी हुई है 50 वर्करों, एक कारखाने में 50 श्रमिकों की मजदूरी की वितरण आवृत्ति नीचे दी गई हैगी। वितरण आवृत्ति क्या दी गई है, जिसको सैलरी का लिखा हुआ है 220 से 250, ये सैलरी कितने वर्कर को मिलती है 6 वर्कर को। 250 से 280 4 वर्कर्स को मिलती है। 280 से 310 10 वर्कर को मिलती है। 310 से 340 14 वर्कर को मिलती है, और 340 से 370 16 वर्कर। हमको निकालना क्या है, ये वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से किसी को अचानक क्या है अपना चुन लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेज आर मोर देन और इक्वल टू 250 बट लेस देन 350। श्रमिक को हम अपनी बगैर इच्छा के किसी भी श्रमिक को चुनते हैं, और ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है कि उसका वेतन 250 रुपए से अधिक या बराबर है, लेकिन 340 रुपए से कम है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें मजदूरी देखने पर पता चलता है कि 220 से 250, इसमें भी 250 है, और इसमें भी क्या है अपना 250 से कॉमन है। इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं आया है, लगातार है। 250 इसमें भी शामिल है और 250 में दूसरे वाले में शामिल।
तो यहाँ पर जो मजदूरी हम लेते हैं कंटिन्यूस या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मजदूरी लोअर लिमिट, यहाँ x की वैल्यू जो रहती है वो लोअर लिमिट के मतलब 220 के बराबर भी हो सकती है और इक्वल भी होती है, लेकिन 220-250 का मतलब है कि उसकी मजदूरी 250 से कम होगी, क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूस, दोनों बार तो 250 हो नहीं सकता है, तो एक कहीं ना कहीं छोड़ना है। तो यहाँ जो मजदूरी दी है ये 6 वर्करों को मजदूरी 220 रुपए तो मिलती है, लेकिन 250 से कम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 वर्कर की हो जाएगी 220 से 249। इसी तरह से 4 वर्कर की हो जाएगी 250 से 279, और तीसरे जो 280 से लेकर के 309, और 310 वाले की हो जाएगी 310 से 339 तक हो जाएगी 14 वर्कर की। ठीक है, अब 300 आपकी 40 से 369 तक हो जाएगी 16 वर्कर की। यहाँ हमको उन श्रमिकों की संख्या निकालनी है जिनकी मजदूरी 250 रुपए से अधिक या बराबर। तो ये जो 6 हैं इनकी तो क्या है 249 से कम है, तो बराबर वाले कितने हो जाएंगे अपने 4, 250 से 279 वाले आ जाएंगे, ये 4 हैं, और बाकी के 10 आ जाएंगे और 14 आ जाएंगे। इसके बाद तो मजदूरी 340 से अधिक हो गई है, क्योंकि यहाँ पूछा गया 340 से कम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने को समझना है। तो ये कितने हो गए पूरे 10, और ये 14 थे, तो 4 और 10 14 और 14 28 मजदूर ऐसे हैं जिनकी मजदूरी हमारी 250 से लेकर के 339 रुपए तक है। अब P इज इक्वल टू क्या होता है अपना, P इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। इनको फेवरेबल कितने हैं 28 मजदूरों की सैलरी, और टोटल मजदूर कितने हैं 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14/25। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाए। इसमें एक बात और देना है कि एक दूसरी भी होती है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, उसमें 250 की जगह यहाँ पर क्या लिखा होता, अगली वाली में 251, और फिर 280 तक रहता है, फिर 281 हो जाता, फिर यहाँ पर 311 हो जाता है, तब 6 मजदूरों की हो जाती 220 से 250, और यहाँ पे 4 की हो जाती 251। तो इस तरह के कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस। तब हमारे 250 को इंक्लूड करना था, तब आंसर हमारा हो जाता, 6 को भी जोड़ना पड़ता। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान देना है कि ये किस तरह का दिया है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। ये जो सवाल है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसलिए इसका आंसर 14/25 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल्ड है। यदि इसके जो डाटा दिए हैं और इस समानांतर चतुर्भुज को बनाते हैं तो कई तरह से चतुर्भुज बन जाते हैं, जिससे इसका आंसर निकालना असंभव है, इसलिए कैंसिल। तो यदि आप इसको इसलिए दिया गया है कि आप क्या करें कि यदि कोई सवाल आपको टाइम लग रहा है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x, यदि 2/x माइनस 3/y बराबर a और xy इज इक्वल टू 3/b², अतः a एवं b के अनुसार 4/x² प्लस 9/y² की वैल्यू निकालनी है, 9/y²। ठीक है, ये हम देखेंगे इस तरह के सवाल रहते हैं तो इसमें अलजेब्रा बीजगणित के फॉर्मूले लगते हैं, बस उसी का स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ क्या दिया है 2/x माइनस 3/y, तो इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर में पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 2/x माइनस 3/y का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि x माइनस वाई
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। xy की भी वैल्यू दी हुई है और x माइनस वाई की भी वैल्यू दी हुई है, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3/y का होल स्क्वायर माइनस 2x की जगह 2/x और y की जगह 3/y। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/x माइनस 3/y। ऑलरेडी दिया है कि ये a के बराबर है तो a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर इज इक्वल टू, गुणा करेंगे तो ये है अपना 3/y। तो 4 और 3 2 इंटू 2/x मल्टीप्लाइड बाई, तो 12xy माइनस 12/xy। अब xy की वैल्यू दी हुई है, xy दिया है 3/b स्क्वायर, तो यहाँ 3 रखेंगे और ये अपॉन में रहेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। 3 से 12 कट गया तो ये आ गया 4b स्क्वायर। निकालना क्या था हमको, ये वाली वैल्यू 4/x स्क्वायर, तो इसको निकाल लेते हैं। 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ जाएगा ये वाला टर्म तो ये स्क्वायर तो रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसका आंसर, तो ये हमारे जो बिल्कुल आइडेंटिटी हैं या फॉर्मूले कहलाते हैं उनके द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट इन ग्राम्स ऑफ 10 ऑरेंज आर गिवन बिलो। 10 संतरों का वजन नीचे दिया गया है। वजन क्या क्या है, 162, 156, 190, 185, 155, 162, 168, 180, 195 और 100। तो 10 संतरों के वजन दिए हुए हैं। If the class interval obtained from the group distribution of the above माने ऊपर जो दिया गया है इनके क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 8, तो हमको वर्ग का आकार या क्लास साइज निकालना है। तो क्लास साइज टिपिकल प्रॉब्लम है। क्लास साइज का फॉर्मूला याद कर दीजिए। यदि हम रेंज को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते, क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो क्लास साइज आ जाएगी। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है अधिकतम मान में से, जो हमारे डाटा दिए हुए हैं उसके अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, न्यूनतम घटा दें, न्यूनतम मान। अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी, यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम वैल्यू है 195, 195। न्यूनतम मान कितना दिया हुआ हैगा, सबसे कम वाला देखेंगे, सबसे कम वाला है 155, तो 155 हो गया। इसको माइनस किया तो ये आ गया 40। अब क्लास साइज बराबर रेंज, तो रेंज आ गई 40 और क्लास इंटरवल उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा 8 है। वर्ग अंतरालों की संख्या मतलब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है। रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, तो 40/8, तो ये आ जाएगा 5 आंसर। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन किससे आया है, प्रोबेबिलिटी से। अब धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा ज्योमेट्री से आया है। इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A32 एंड B-23 देन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। यदि बिंदु P जो है एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड को अपन मान लेते हैं कि A और B है,
और उसका क्या लिखा हुआ है, समदूरस्थ है, मतलब बीच में होगा तभी उसका ए सिरे और बी सिरे से उसकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो ए के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो ये किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ना कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट का हमारा हो गया एक्स और वाई। क्या हो गया, मिड पार्ट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, मान लिए कि एक्स और वाई। ए के हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या है, ए की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी पॉइंट के तो एक्स वाई मान लिए, और ए के हैं 3 और 2, जबकि बी पॉइंट है उसके निर्देशांक है -2 और 3। तो मध्य बिंदु के निकालने हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 यहाँ कितना हो गया 3 और x2 हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा अपना 1/2। अब y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों, ये सिरे के निर्देशांक का टोटल करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 2-3/2, 5/2। अब यहाँ पूछा क्या है, x के पदों में y का मान, मतलब x पहले निकालिए और x बराबर 1/2, तो 1/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 × 1/2 हो गया, और 1/2 की जगह रखेंगे x, तो आंसर हो गया 5x। तो 7th का D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 28th टर्म ऑफ AP गिवन बाई 11, 15, 19, 23 एज 11, 15, 19, 23 द्वारा दिए गए समांतर आरोहण का 28वां पद है। तो ये हमारा किसका है, AP सीरीज का है। ज़्यादातर क्वेश्चन AP सीरीज के आते हैं, GP HP के तो आते नहीं है, तो आप सिर्फ AP ही कर लेंगे तो सफिशियंट हो जाएगा। तो AP सीरीज में हमारा क्या रहेगा कि उसके nवें पद का, AP सीरीज के nवें पद का फॉर्मूला होता है AN बराबर प्रथम पद मतलब A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। A क्या है, प्रथम पद, और N क्या है, कुल पदों की संख्या या नंबर ऑफ पद, और क्या है D क्या है, कॉमन डिफरेंस। D है समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम 15 में से 11 को माइनस घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 19 में से 15 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 23 में से इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। पद कौन सा निकालना है, 28वां, तो A28 इज इक्वल टू प्रथम पद कितना है 11, प्रथम पद बराबर 11 प्लस ब्रैकेट में 28 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसका मतलब हो गया 11 प्लस 27 गुणे 4, 27 चौके 108, 108 हो 11 119, तो 119 क्या हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या है सभी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 15 मार्बल्स आउट ऑफ विच 3 आर व्हाइट एंड रेस्ट आर रेड। कुल 15 मार्बल हैं जिनमें से 3 सफेद एवं शेष लाल हैं। कुल मार्बल कितनी हो गए अपने 15, ठीक है, और सफेद कितने हैं 3, सफेद बराबर 3, सफेद मार्बल की संख्या 3 हो गई। शेष लाल, तो लाल मार्बल की संख्या, लाल मार्बल पूरा नहीं लिखेंगे, लाल मार्बल की संख्या हो जाएगी अपनी 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 क्या है लाल मार्बल। अब क्या किया गया है, यदि एक सफेद मार्बल को और मिलाया जाए, पहले मार्बल कितने थे x, तो एक सफेद मार्बल के चुनने की प्रायिकता जब ये 3 थी उससे द्विगुनी हो जाएगी। तो पहली ही कंडीशन में जब सफेद मार्बल 3 थे तो फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, प्रथम
कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में सफेद मार्बल चुनने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी फेवरेबल आउटकम। कितने हैं? 3 सफेद मार्बल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं? 15। तो ये हो जाएगी पहली कंडीशन में सफेद मार्बल चुनने की प्रायिकता PE1 हो जाएगी 3/15। अब इसमें क्या किए? X मार्बल मिला दिए। अब सेकंड कंडीशन ले लेते। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि सफेद मार्बल में X सफेद मार्बल मिला दिए। तो सफेद मार्बल कितने हो जाएंगे? सफेद मार्बल हो जाएंगे, पहले थे 3 और इसमें X और जुड़ गए तो 3 + X हो गए। अब टोटल कितने हो जाएंगे? कुल मार्बल हो जाएंगे, पहले थे 15 और इसमें X और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15 + X। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PE2 बोलेंगे इसको। तो सफेद मार्बल 3 + X डिवाइडेड बाई कुल मार्बल 15 धन X। अब साथ में एक कंडीशन भी दी हो गई है, यदि X मार्बल मिलाते हैं तो ये जो प्रायिकता निकाली थी पहली वाली प्रायिकता से दुगनी हो जाएगी। पहले वाली कम थी तो इसको में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 + X ज्यादा हो गई है, इसकी डबल है तो किस में गुणा करेंगे? पहली वाली में। पहली वाली कितनी थी? 3/15। 3/15 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ काट दिया तो ये कितना आ गया? यहाँ चाहते तो अपन पहले भी काट सकते थे, यहाँ काटा तो ये आ गया 5 बार गया, 2/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 5 का तो 5 × 3 क्या हो गया? 15 हो गया और धन 5 का X में किया तो 5X हो गया, 2 का 15 में किया तो 30 हो गया और 2X हो गया। ठीक है, 5X इधर ले गए तो ये 5X में से 2X माइनस होंगे तो यहाँ बचेंगे 3X और 30 से 15 इस तरफ आएंगे तो ये बचेंगे 15 तो X बराबर आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि यदि हमने 5 सफेद मार्बल और उसकी अंदर मिला दी तो प्रायिकता पहले से डबल हो जाएगी। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक लड़का है जिसकी हाइट क्या है? 1.2 मीटर हैगी। एक लड़का जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, एक लैंप पोस्ट के आधार से, मतलब एक लैंप पोस्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लैंप पोस्ट, ऊपर क्या है? बल्ब लगा हुआ है इसमें, और यहां से आधार मतलब नीचे से 0.8 मीटर सेकंड की गति से दूर जा रहा है। तो आधार से वो इस तरफ की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और लड़के की यदि लड़के की परछाई 6 सेकंड चलने के बाद कितनी दूर तक चला? वो 6 सेकंड तक चला है। तो 6 सेकंड चलने में उसकी स्पीड जो है वो क्या है? 0.8 मीटर पर सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना चल लेगा? 6 सेकंड में चलेगा वो 6 × 0.8 बराबर 8 × 48, 4.8 मीटर आधार से दूर हो जाएगा, बेस से दूर हो जाएगा। लड़के की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। अब इस बल्ब की वजह से इसकी अपोजिट साइड में क्या होगी? ये रेज आएंगी और ये अपोजिट साइड में इसकी अपोजिट साइड में इमेज बनेगी। इमेज क्या बोलेंगे? शैडो बोलेंगे या छाया बनेगी। यहाँ पर छाया बने और इस छाया की लंबाई दी हुई है। चलने के बाद परछाई जो है वो 2.4 मीटर लंबी। तो ये जो सवाल आया है इसमें सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से आया है और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। ऊंचाई और दूरी पर सवाल करके हमको जाना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया। पूछा क्या है? निकालना क्या है? निकालना है हमको फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। मान लीजिए
कि हाइट ऑफ लैंप पोस्ट क्या है, h है। तो यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं कि ये हमारा हो गया ए बी हो गया, जो लैंप पोस्ट की लंबाई हो गई ए बी, और यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल और हो गया ए बी सी, और ये इसका एंगल मान लेते हैं थीटा। जो लड़का है वो ये खड़ा हुआ है 1.2 मीटर का, इसको मान लेते हैं डी ई। तो पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और इसको ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी दी है और क्या है, आधार भी दिया है, लंब। तो टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, 1.2 मीटर हाइट डिवाइडेड बाई 2.4। तो ये इसका एंगल आ जाएगा 0.5। किस ट्राइंगल को लिया था, ट्राइंगल सी डी ई को। अब लैंप पोस्ट से भी एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कब लागू होती है, जब ये 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारा टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना आ जाएगा, हाइट h हैगी और पूरी लंबाई BC, h डिवाइडेड बाई BC कितनी हो जाएगी अपनी, h डिवाइडेड बाई 4.8 मीटर थी ये और 2.4 मीटर थी ये, दोनों मिलके हो जाएगी BC। अब ये कितनी हो गई, h डिवाइडेड बाई 7.2 मीटर, राइट। अब अपने को यहाँ क्या करना है कि टेन थीटा तो पहले ही निकाल लिया था, तो ये किसके बराबर होगा, 0.5 इज इक्वल टू h अपॉन 7.2। तो h निकल आएगा, h बराबर से 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस पर सवाल आया था, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 इज इक्वल टू 1.732, यदि मतलब क्या दिया है, √3 की वैल्यू दी गई है और निकालना किसको है, तब √6 माइनस √2 अपॉन √6 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक होगा। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से आया है। यहाँ पर दिया है मान √3 का और निकालना है √6 का। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, √6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो √3 के फॉर्म में आ जाए। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 2। तो √6 की जगह लिख देंगे 3 × 2 माइनस पहले वाला √2 डिवाइडेड बाई √6 की जगह फिर लिखेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों √2 इसके अंदर कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 और यहाँ पर आ जाएगा √2 की जगह 1 डिवाइडेड बाई ये √3 × √2, राइट। √2 से √2 कैंसिल हो गए, तो अब अपना पूरा का पूरा जो दिया था वो √3 के फॉर्म में आ गया। √2 की वैल्यू भी नहीं मालूम होती तब भी इसको सवाल को लगा सकते हैं। वैसे हमको √2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 1.414 होती है। √2, √3 और √5 की वैल्यू आप वैसे भी याद कर लीजिए। तो ये वैल्यू 1.732 माइनस 1 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.732 डिवाइडेड बाई 1.732। भाग देने के लिए तीनों दशमलव हटा दीजिए और इसमें 0 बढ़ा दीजिए। 7320 में 732 का भाग दे दीजिए। इसको आप करके देख लीजिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा तो ये आंसर आ जाएगा 0.423। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज, यहाँ फिर मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आ गया स्टैटिक्स में। यदि 8 प्रेक्षणों का, प्रेक्षण कौन कौन से हैं, x, x+2, x+4, x+6, x+8, x⁻10, x⁻12, x+14 का माध्य दिया है। माध्य मतलब औसत,
औसत। और औसत तो आखिरी तीन अब x के रूप में दिया हुआ है और आखिरी तीन प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? द मीन ऑफ द लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या परीक्षणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मीन दिया हुआ है 15 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम इन सब का टोटल कर देंगे, x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, दो एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 14 और इनको डिवाइड कर देंगे। पूरे नंबर कितने हैं हमारे? 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही x हो जाएंगे। 15 टोटल करेंगे तो 8x हो जाएगा, जोड़ देंगे 2 4 6 और 6 12 8 20 और 20 और 10 30 और 12 42 और 14 56, 8x प्लस 56 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x प्लस 56 इज इक्वल टू 15 120। ठीक है, 8x बराबर आ जाएगा 120 में से 56 गए, 120 में से 56 जाएंगे तो आ जाएंगी 64। तो x बराबर 64 बटे 8 बराबर आ जाएगा 8। अब 8 निकल आया। आखिरी तीन प्रेक्षणों का हमें माध्य निकालना है तो x बराबर 8। आखिरी तीन प्रेक्षण का मीन किसके बराबर हो जाएगा? आखिरी तीन संख्याओं का टोटल। तीन संख्याएं आखिरी कौन सी हैं? 10 वाली, 12 वाली और 14। कौन कौन सी हैं? x प्लस 10, x प्लस 12, इन सबको जोड़ देंगे। और ये संख्याएं कितनी हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो गया? 3x, 10 12 22 14 36 बटे 3, 3 3 से दोनों जगह चला जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 12। x की जगह वैल्यू कितनी निकाली थी? 8, 8 धन 12 बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब हो गया कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट। तो माध्य निकालना बिल्कुल ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is given that angle AOP is equal to 2x plus 4, दिया गया है कि एंगल AOP, तो एक एंगल बना लेते हैं, एंगल AOP बना लिया। O जो बीच में रहेगा, A और P, इसकी वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। और ये कहाँ पर दी है? और AOP बराबर 2 एंड AO इज प्रोड्यूस्ड, तो ये है हमारा A और ये है O। प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाते हैं, और AO B को बनाती है, तो ये समझ में नहीं आता है। प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ा दिया। क्या हुआ? इसको आगे बढ़ाया और कहाँ तक गई? B तक आ गई। बी को प्रोड्यूस टू बी मतलब बी तक बढ़ा दिया। एक किरण OQ एंगल PO को बी को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदित तो नहीं हो सकता, बाइसेक्ट ए रे OQ, ये सब क्या है? कंप्यूटर से लैंग्वेज को ट्रांसफर करते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना क्या है जरूरी। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बाइसेक्ट माने आधा आधा डिवाइड कर देगी। जो उसका नाम क्या है? किरण का O से Q, और एंगल POB दिया हुआ है। PO यदि POQ दिया है, POQ की वैल्यू क्या है? 3x, और निकालना क्या है? POB। तो ये हमको मालूम है, ये मालूम है x के टर्म में, ये नहीं है, लेकिन ये क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। जब कोई एंगल बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, द्विविभाजन बोलेंगे। प्रतिच्छेद की जगह बाइसेक्ट की हिंदी द्विविभाजन। तो ये 3x में 3x हो जाएगा। अब एक लाइन बन गई है, एक लाइन क्या है? AB, उस पर बहुत सारे एंगल है। एक पॉइंट से एंगल O से P जा रहा है, और एक क्या है? Q जा रहा है, और एक अपना B।
तो ये जो है रेखीय कोण कहलाते हैं, और रेखीय कोण का एक ये जो टोटल होता है, योग होता है, वो 180। इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एक सीधी लाइन पर किसी पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होता है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। 2x + 4 + 3x + 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 180। कितने हो गए? 8x + 4 इज इक्वल टू 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 4 गए 176 डिवाइडेड बाई 8। ये 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। x की वैल्यू आ गई है हमारी 22 डिग्री। POB की वैल्यू कितनी है? 3xa है और 3xa है, तो एंगल POB कितना हो जाएगा? 6x के बराबर हो जाएगा। 6 गुणे 22, 22 छिक्का 20 छिक्का 132 हो जाएगा। तो ये 132 डिग्री क्या हो गया इसका आंसर। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारा ज्यामिति से, ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री के कुछ ट्रायंगल का योग, समचतुर्भुज का योग, ये सब क्या है? लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, ये सब क्या है हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरह से याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी, ये बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जो कि सी पर राइट एंगल है और ए बी। तो बचे हुए दो हो जाएंगे अपने ए बी सी। ये बी सी पर क्या है? समकोण है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका समकोण कहां पर है? सी पर। बी सी की वैल्यू दी हुई है, वो ए है, और ए बी बराबर लिखा हुआ है सी। साथ में लिखा है पी सी से ए बी तक के लंब रूप की लंबाई है। मतलब यहाँ पे लिखा है पी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी। तो सी से हम ए बी पर परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे। और लंब की विशेषता क्या होती है? जिस पे गिरेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और सी से लेकर के ए बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा लंब क्या करता है? वो न्यूनतम दूरी बनाता है। तो त्रिभुज या जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊंचाई का मतलब क्या होता है? न्यूनतम अल्टीट्यूड। ऊंचाई का मतलब होता है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है लंबवत डिस्टेंस। इसलिए ये जो लंबाई दी हुई है वो है पी। अब देखिए कि त्रिभुज निकालना क्या है हमको, कि सी की वैल्यू निकालना है। सी मतलब हमारा ए बी निकाला है, और किसके टर्म में आएगा? ए और पी के टर्म में। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई या बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड, ऊंचाई। ठीक है। अब एक ट्राइंगल हम यदि यहां से लें ए सी बी, तो इसका आधार क्या बन जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकाला हमने, आधार हो गया बी सी, तो ये हो गया 1/2, आधार हो गया बी सी मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ए सी। अब इसी ट्राइंगल को हम यहां से देखते हैं ए बी सी, जिसमें आधार क्या है हमारा? ए बी। तो आधार की जगह क्या लिखेंगे? ए बी। और ऊंचाई, क्योंकि ये लंब है तो यही क्या बन जाएगा? अल्टीट्यूड। तो ए बी इंटू, यदि इस डी पॉइंट को मान लें, यहाँ पे लंब पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा डी सी। अब लिखते हैं 1/2। बी सी बराबर है ए, और ए सी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए सी 2BC के बराबर है। इसका मतलब है कि ये हो गया 2a के बराबर। तो ए सी के बराबर 2a, 1/2 ए बी की जगह रखेंगे सी, क्योंकि हमें ए बी ही निकालना है। और डी सी जो है परपेंडिकुलर है पी। 1/2 कैंसिल हो गए, 2a² बराबर पी सी। तो सी को पूछा है, सी आ गया अपना ए और पी के टर्म में, जो ही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आप देखिए
यदि हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल में यदि लंब मालूम हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट को एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है, तो आप याद भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया कि किसी ट्राइंगल का यदि लंब दिया हो एक साइड, लेकिन ये साइड क्या है यहाँ पर बराबर है, तो फॉर्मूला के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन निकाल सकते हैं कंसेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x, y and z start at the same time to run around a circular path in same direction, x, y और z समान दिशा में, ठीक है, एक वृत्तीय पाथ मतलब तो स्टेडियम में सर्कुलर बना होता है, इस पे ही दौड़ना स्टार्ट करते। कौन कौन है? x है, और घूमना चालू कर दिए, चक्कर लगा रहे हैं। x, y, z समान दिशा में है, एक समय में एक वृत्तीय पथ के आसपास दौड़ने के लिए चक्कर शुरू करते। एक चक्कर पूरा करने में तो x को क्रमशः का तो मतलब x को लगेंगे 18 मिनट, तो x को 18 मिनट बाद यहाँ आ जाएगा, ये इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये जो है 24 मिनट में लगाता है, मतलब ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा क्योंकि y को क्या लगते हैं 24 मिनट लगते हैं, इसका मतलब y धीरे धीरे दौड़ता है। फिर ये जो है z को लगते हैं 36 मिनट, तो z और धीरे चल रहा है और ये यहीं तक पहुंच पाएगा। अब क्या होगा, अगले चक्कर में इनका डिफरेंस क्या है और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब निकालना क्या है, x ने कितने चक्कर पूरे कर लिए होंगे जब वे आरंभ बिंदु पर द्वारा। इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो है तीनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन उनके चक्कर अलग अलग होंगे। तो ये किसके, ये कब मिलेंगे, जो इनका समय होगा उनके मल्टीपल के रूप में मिलेंगे, या तो एक चक्कर बाद या दो चक्कर, मतलब या तो 18 मिनट बाद या 36 मिनट बाद या 18, 24, 36 ऐसे इनकी संभावना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 18, 24 और 36 का वो कब मिलेंगे, 18, 24 और 36 के एलसीएम जो आएगा उतने समय बाद निकलेंगे। तो 18, 24 और 36 के एलसीएम निकालते हैं, 3 से काटा 9 और ये आ गया 8 और ये आ गया 12। फिर 2 से काट देते हैं या 3 ही से काट देते हैं, 3 का 9, ये 8 ही रहेगा और ये आ जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 से 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर काटेंगे 4, 2 से तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 1। अब नहीं जाएगा, एक पेयर कितने हो गए, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, तो पेयर बन गए। तो इस तरह से इनका एलसीएम जो आया है वो हो जाएगा हमारा 72। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। पेयर बनाने हैं, बना लिए, एक पेयर ये बन गया और एक ये बचा रहा और एक ये बचा रहा, तो 3 गुणे 2 4, 3 12, 3 24, 3 72, एक 3 और बचेगा और एक ये हो गया, तो ये एलसीएम आ गया है 72। 72 मिनट बाद मिलेंगे और 72 मिनट बाद x कितने मिनट में चक्कर पूरा कर लेता था, 18 मिनट में, तो x को कितने से डिवाइड कर देंगे, 18 से, तो ये क्या आ जाएगा, 4 चक्कर बाद या 4 राउंड के बाद तीनों एक ही जगह पर होंगे। y का पूछते तो y के लिए हम क्या करते, 24 से डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या एवं तिरछी ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, यदि इसके वक्र पृष्ठी, तो ये जो है शंकु बना लेते हैं, ये आया है हमारा मेंसुरेशन या सॉलिड ज्योमेट्री से। मेंसुरेशन तो पूरी फार्मूला बेस्ड होती है और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना। ये शंकु बना दिया, कौन, और क्या दिया हुआ है,
रेडियस एंड स्लैंट हाइट, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये हो गई एल, और शंकु का ये हो गई ऊंचाई, और ये इसकी हो गई रेडियस। तो यहाँ पे बताया गया जो कोण है उसकी रेडियस आर अपॉन स्लैंट हाइट एल का जो रेशियो है वो है 3/5। निकालना क्या है, तिरछी ऊंचाई निकालना है, एल निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आर को एल में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5r इज इक्वल टू 3l, इसका मतलब हो गया कि r इज इक्वल टू 3l/5, राइट। अब दिया क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया या CSA दिया है। CSA कितना दिया है, CSA शंकु का CSA कितना होता है, πrl, जो कि हमको दिया है 240 पाई। यहाँ पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 3l/5 रखेंगे, एल की जगह एल रखेंगे, और ये एरिया के बराबर 240 पाई के बराबर हो गई। पाई से पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से आप काटो तो ये भी कट जाएंगे, 3 8 24, 80 हो गए। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 गुणे 5 बराबर 400। एल क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं, 20 गुणे 20 बराबर 400, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और यदि आर निकालना है, आर निकालना होती तो हम क्या कर देते, 3/5 कर देते, तो ये आ जाती 12 सेंटीमीटर। यहाँ क्या पूछा गया है, स्लैंट हाइट, तो ये क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल and third angle is 30 degree less than each of the equal angles the smaller angle। एक त्रिभुज दिया है जिसके दो कोण बराबर है, दो कोण जो बराबर होते हैं तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केलस ट्राइंगल। मान लीजिए कि ये दोनों एंगल क्या है, उसके बराबर है, मतलब x है, और ये भी क्या है, x है। तीसरा कोण उन दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, एवं तीसरा कोण उन दोनों बराबर कोणों से 30 कम है। माने तीसरा जो कोण होगा वो 30 से इनसे 30 कम होगा। लिखा हुआ है देन द थर्ड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, x माइनस 30 डिग्री। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का टोटल कर देंगे, x प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 180। बिल्कुल आसान है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 30 उस तरफ गए तो ये 210 हो जाएगा, 180 प्लस 30, x बराबर 210/3 बराबर 70 डिग्री हो गया। लेकिन पूछा किसको गया, छोटा कोण। तो छोटा कोण तो जो रहेगा हमारा 30 डिग्री इनसे कम होगा, मतलब 70 माइनस 30 बराबर 40। तो जल्दबाजी में 70 नहीं कर देना है, आंसर क्या रहेगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर सरफेस इज, सरफेस दी है उसकी 144 सेंटीमीटर and the side are in the ratio of 3:4:5. The cost of painting the surface at the rate of ₹5 per centimeter square। एक त्रिकोणीय पृष्ठ का परिमाप 44 सेंटीमीटर। 3 4 5 वाला जो भी बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। पाइथागोरस त्रिभुज से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। अब इसका जो है पृष्ठ की परिमाप ये कहलाती है अपनी पेरीमीटर। तो मान लेते हैं ये कितनी दी हुई है, 44 सेंटी, रेशियो दिया है, तो रेशियो के रूप में हमको इनकी परिमाप माननी पड़ेगी 3x, इसकी हो जाएगी 4x। तो माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की परिमाप क्रमशः 3x, 4x और 5x है। अब परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग त्रिभुज का। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कि हमको दी है 44 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 7 और 5 12, x बराबर हो गया 44। तो x बराबर हो जाएगा,
x बराबर हो जाएगा 144 है, सॉरी ऊपर क्या दिया हुआ है 144, हिंदी में दिया है 44, तो करेक्ट क्या है 144, क्योंकि ये कट नहीं रहे थे, तो ये क्या है ऐसे चेक करते रहना है। तो ये आपका 12x इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू 144/12 बराबर ये आ जाएगा 12 412। तो इसलिए जो छोटी भुजा हो जाएगी 12 गुणे 3 बराबर 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 5x बराबर 5 गुणे 12 बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये वाली हो जाएगी 4 गुणे 12 बराबर 48 सेंटीमीटर। अब पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करने के लिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। साइड क्या है दी हुई है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि चूंकि ये 3 4 5 के एरिया में है, तो हम इसका क्या कर सकते थे, अब साइड निकल आई तो इसका एरिया निकाल सकते थे। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि परिमाप, मतलब एक तरीका तो एरिया ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 48 मल्टीप्लाइड बाई 36, इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 18। 18 को 48 से गुणा करेंगे, 18 अट्ठे 144, 18 चौक 72 और 14 हो जाएगा 86, तो ये आ जाएगा 8। ये तभी अपन कर सकते हैं जब हमको ये मालूम हो कि 3 4 5 का अनुपात सिर्फ किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अदरवाइज यदि हमको ये नहीं मालूम होता है तो परिमाप को हम क्या कर सकते हैं, एरिया में बदल सकते हैं। ये त्रिभुज का एरिया किसके बराबर होता है, √S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ की S क्या होती है, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना आया अपना 144 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो गया 72। यहाँ पे हम रखेंगे S की जगह 72, A की जगह रखेंगे 72 माइनस 36 गुणे 72 माइनस आपका 48 गुणे 72 माइनस 60। यहाँ पर किया ये आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट 72, 72 में से 36 36, 72 में से 48 गए 24, 72 में से 60 गए 12। अब यहाँ भी आपको गुणा नहीं करना है, अदरवाइज बहुत परेशानी में। 36 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 2 गुणे 36, और इसी तरह 24 को क्या लिख सकते हैं, ये 12 में यूज आ जाएगा 24 गुणे 12। आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 36 एक आ जाएगा और एक फैक्टर क्या बन जाएगा 12 दूनी 24, तो ये 24 ये बन जाएगा। 36 गुणे 24 भी करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 864 स्क्वायर सेंटीमीटर त्रिभुज का। तो ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, पेपर में टाइम की कमी से हमको यदि ये रेशियो दिया है 3 4 5, तो फिर हम सीधे आधार और ऊंचाई का गुणा कर सकते हैं। अब यदि इसमें पेंटिंग के रेट से मल्टीप्लाइड कर दें, 864 को यदि हम, पेंटिंग का रेट क्या है, रंगने की लागत है 5 रुपए, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4320 रुपए का खर्च आएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, परिमाप के रूप में ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए कार्डबोर्ड बेस्टेड इफ ए सेक्टर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। यदि एक 28 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाले वर्गाकार कार्डबोर्ड से, ये वर्गाकार कार्डबोर्ड बन गया है जिसकी एक भुजा, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, 28 सेंटीमीटर हो गई इसकी। अब इससे अधिकतम संभव आकार का त्रिज्यखंड काटा जाता है, माने सर्किल। त्रिज्यखंड क्या बनता है, सर्किल के रूप में काटेंगे, ठीक है, सेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में।
तो उस बड़े से बड़ा त्रिज्यखंड कैसे काटेंगे, जो उसकी साइड के बराबर, लेकिन उसका शेप कैसा रहेगा, क्वाड्रेंट की चतुर्थांश की तरह रहेगा, तभी तो हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। तो ये बचा हुआ गत्ता ये होगा। तो व्यर्थ गत्ते का क्षेत्रफल गया, ये तो अपना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यदि हम स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या सेक्टर ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, तब क्या आ जाएगा, बचे हुए गत्ते का आ जाएगा, व्यर्थ गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28। अब ये जो सेक्टर बना है, यदि इसको पूरा करते तो ये क्या बनता है, एक सर्किल बन जाता। तो ये सर्किल का चौथा हिस्सा है। तो सेक्टर क्या हो जाएगा, अपना त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह रखेंगे 28 × 28। 28 हमारा क्या आ गया, 28 × 28 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 4 से आप काट सकते हैं 28 को, तो ये आ जाएगा अपना 7 बार। और यहाँ पाई की जगह भी रख सकते हैं 22/7, और 7 से ये क्या है आपके 7 चौक 28 भी हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 × 28 कॉमन के बाद आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, 22 बटे ऊपर आएगा 22 और नीचे आ जाएगा 28। राइट, आप करके देख लीजिए। तो ये आ गया, तो 28 × 28, और यहाँ एलसीएम लिया तो 28 आएगा, यहाँ 22 आएगा, तो 28 में से 22 जाएंगे तो आ जाएंगे 6/28। 28 28 कैंसिल हो गए, तो 28 में 6 का गुणा हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है कि यदि हम स्क्वायर से किसी बड़े से बड़ा सेक्टर काटेंगे तो व्यर्थ निकालेंगे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ ए 50 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 एज 46 kg। कक्षा 9th के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है, 46 किलोग्राम। यदि उस कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो उस कक्षा के शेष छात्रों का औसत वजन निकालना है। ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, जो भी दिया है कुल छात्रों का 50 छात्रों का कुल वजन निकालना है। ठीक है, 50 छात्रों का कुल वजन किसके बराबर हो जाएगा, छात्रों का टोटल वेट, कुल वजन हो जाएगा हमारा औसत मल्टीप्लाइड बाई विद्यार्थियों की संख्या। तो औसत भार कितना है 46 मल्टीप्लाइड बाई विद्यार्थी कितने हैं 50। 46 को अपन क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे, करें ये 0 आ जाएगा, 5 6 का 30 आ जाएगा, और 5 चौके 20 और 3 23, 5 चौके 20 और 3 2300 किलोग्राम है जिनका वजन है 50 छात्रों का। अब कहते हैं यदि उस कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, कोई 20 छात्र लिए उनका औसत वजन, तो 20 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 20 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा हमारा औसत भार मल्टीप्लाइड बाई छात्रों की संख्या। औसत भार कितना है 43 गुणे 20, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, और 43 दूनी 86, 860 किलोग्राम हो गया। और 50 छात्रों का वजन कितना है अपना 2300 किलोग्राम।
द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग निकालना है स्टूडेंट, उस कक्षा के शेष छात्र। तो शेष छात्र कितने बचेंगे? शेष छात्र हो जाएंगे हमारे 50 माइनस 20 बराबर 30। 30 छात्र, और 30 छात्रों का वजन कैसे निकालेंगे? 50 छात्रों के वजन में से 30 छात्रों का कुल वजन, 30 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 50 छात्रों के कुल वजन में से 20 छात्रों के कुल वजन को माइनस कर देंगे। तो ये 2300 में से 860 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1440 किलो। अब निकालना है औसत वजन या माध्य। तो 30 स्टूडेंट का, तो माध्य बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1440 प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय कुल प्रेक्षण। कुल प्रेक्षण कितने बचे अब? 30। तो 1440 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 2 और 3 8 24। तो 48 किलोग्राम होगा बचे हुए 30 छात्रों का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो इनको हम क्या करेंगे? ये है लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय, जिनकी पावर है ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या कहलाता है अपना by। ये सब क्या है? दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन बराबर ac। ठीक है, तो इनको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। पहला इक्वेशन है 2x बराबर y माइनस 3। निकालना क्या है हमें? x और y की वैल्यू। तो x और y एक तरफ ले आएंगे, है ना, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। ये बन गया 2x माइनस वाई बराबर इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा जो है अपना वो है 3/x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी 2x है यहाँ पे, तो इनमें से एक को गायब करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई, घटाने पर ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस वाई का प्लस वाई हो गया, ये हो गया, x कैंसिल हो गए, कितने बचे? 3y इज इक्वल टू 6। तो y बराबर क्या आ गया? 6/3 बराबर 2। राइट, y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? x निकालने के लिए इसमें रख सकते हैं। 2x बराबर y की जगह रखेंगे 2 माइनस 3। तो 2x बराबर ऋण 1 और x बराबर ऋण 1/2 माइनस 1/2। x बराबर माइनस 1/2, y बराबर 2। तो ये दो वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पूछा गया है। 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 9.6 बार इन द फॉर्म ऑफ PQ। 9.6 बार को P/Q मतलब ये भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या। 9.6 बार, बार का मतलब होता है 9.6 क्या है? इनडेफिनिट टाइम से रिपीट होएगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। अब इनको परिमेय में बदलने के लिए हमको इस 6 जो बार बार आ रहे हैं, जितने भी ये रिपीटिंग हो रहे हैं, रिपीटिंग नंबर को हटाना पड़ेगा। तो मान लिया कि x बराबर कितना है? 9.6666 है। तो यदि हम इस 10 का गुणा करें तो इसमें दोनों तरफ तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 96.6666 आ जाएगा। अब आसानतर इससे क्या हो जाएगा? यदि हम ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई 2, तो 2 में से 1 को घटा दें तो 10x में से x गया तो बचेगा 9x, और ये 666 पूरे क्या है? गायब हो जाएंगे। 96 में से 9 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 87। तो x बराबर आ गया 87 डिवाइडेड बाई 9।
ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरह से हमको इनको परमेय संख्या में बदलना है। ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रेयर होती है तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है अलग अलग क्लास के हो गए और फिर उनके पीछे पीछे बच्चे खड़े रहते हैं, तो पंक्तियां भी बन जाती हैं और एक पंक्ति में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो ये तो मैंने बताया है। अब आपने को क्या करना है, इससे नहीं निकालना है, निकालना क्या है, किस तरह से खड़े रहते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 7 विद्यार्थी अधिक हों तो 2 पंक्तियां कम हो जाएंगी, और यदि प्रत्येक पंक्ति में 2 विद्यार्थी कम हों तो 1 पंक्ति और हो जाएगी। तो कक्षा के छात्रों की संख्या, मतलब ना तो हमको पंक्ति पता है, ना ही एक पंक्ति में छात्रों की संख्या पता है, और ना ही कुल छात्रों की संख्या। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, 3 हमारे वेरिएबल हो गए। तो मान लेते हैं कि माना कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। और एक जो रो है, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है, y है, और रोज को r मान लेते हैं। कुल रोज क्या है, कुल पंक्तियां जो हैं वो हमारी r है। समझ में आया? कुल छात्र x हैं, एक पंक्ति में y छात्र रहेंगे और कुल पंक्तियां हमारी r हैं। तो कुल छात्र किसके बराबर हो जाएंगे, एक पंक्ति में जितने छात्र हैं मल्टीप्लाइड बाई पंक्तियों की संख्या। तो कुल छात्र इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बाई आर। मतलब, और ये किसके बराबर है, कुल छात्र x। तो ये पहला इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन बनाना है, x बराबर बाई आर आ गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि प्रत्येक पंक्ति में 7 विद्यार्थी अधिक हो, मतलब हर पंक्ति में अभी तक कितने थे, 22। दूसरा इक्वेशन बना रहे, उसमें 7 विद्यार्थी और दूसरी रो से निकाल के लाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक पंक्ति में विद्यार्थी हो जाएंगे 22 + 7। फिर लिखा है तो प्रत्येक पंक्ति में तो 2 पंक्तियां कम हो जाएंगी। पहले पंक्तियां थी r, अब पंक्तियां क्या हो जाएंगी, r-2, और विद्यार्थियों की संख्या तो पहले की तरह ही रहेगी, मतलब x रहेगी और y r रहेगी। x बराबर कितना है, y r। y का गुणा किया y r, 7 का गुणा किया 7 r, फिर क्या किया, y का हो गया r में कर दिया। अब y का करेंगे -2 में, तो ये हो जाएगा -2, और 7 का करेंगे -2 में, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू y r इधर भी आ गया, y r इधर भी आ गया। तो ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया 7r - 2y, -14 को इस तरफ ले गए, तो ये आ गया अपना 14। तो ये उसी पहले वाले सवाल के फॉर्म में आ गया कि 7r - 2y इज इक्वल टू 14। अब फिर क्या लिखा हुआ है कि और यदि प्रत्येक पंक्ति में 2 विद्यार्थी कम हो तो एक पंक्ति और हो जाएगी। माने एक पंक्ति में 22 थे और 2 विद्यार्थी कम करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएंगे 22 - 2, और पंक्ति एक बढ़ जाएगी। पंक्ति थी r, तो r की जगह हो गया प्लस, लेकिन कुल छात्रों की संख्या तो वही रहेगी, x बराबर वाई आर के बराबर। फिर गुणा करेंगे वाई आर माइनस वाई का किया -2r किया, फिर क्या करेंगे वाई का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा वाई, और फिर -2 का 1 में किया तो ये हो गया -2 और वाई आर। यहाँ भी वाई आर आ गया है, ये वाई आर कैंसिल हो गए। अब यहाँ तीसरी इक्वेशन बन गई है -2r प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये जो है -2 इस तरफ जाएगा, राइट, यहाँ पर 2 है।
अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में से तीसरे को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट जोड़, या तो 7r माइनस 2y इज इक्वल टू 14, और दूसरी क्या आई है अपनी, माइनस 2r प्लस y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या करें कि ये y को कैंसिल किया जाए, तो यहाँ 2y चाहिए है तो पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इनको टोटल कर देंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7r है और ये माइनस के 4r हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 3r, राइट। यहाँ पे कितने हैं 14, और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 14, तो ये 4 हो जाएंगे, तो कुल 14 और 4 कितने हो गए 18, मतलब r बराबर 18/3 बराबर 6। रो पंक्तियों की संख्या निकल आई अपनी, पंक्तियां क्या होंगी 6। अब किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, किस में रख दिया जाए, y निकालना है तो इसमें रख देते हैं, तो माइनस 2 r की जगह 6 प्लस y इज इक्वल टू था 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 12 बराबर 14, ठीक है। तो हमारे पंक्तियों की संख्या आ गई है 6, पंक्तियों की संख्या हो गई 6, हर पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या हो गई है 14, तो 14 को 6 से गुणा करेंगे तो कुल छात्रों की 14 गुणे 6 चौछिंग 84। तो ये बहुत ही टिपिकल लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपका 84 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल क्यूब इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग बाय 3 cubes of age 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. The surface area of top and bottom of the new cube form. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक एकल घन, 3 छोटे छोटे घनों को मिलाकर के बड़ा घन बनाएंगे। तो तीनों छोटे घनों का जो उनका आयतन होगा बड़े घन के आयतन के बराबर हो। तो घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है जो घन की साइड होती है उसके क्यूब के बराबर। यदि घन की साइड ए हो तो ये क्यूब हो जाए। तो तीनों घनों का आयतन, तीनों की अलग अलग साइड है, तो तीनों घनों का आयतन क्या करेंगे अलग अलग निकाल लेंगे। पहले वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, प्लस दूसरे वाले का आयतन 4 का क्यूब, प्लस तीसरे वाले का हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ये आ जाएगा अपना इनका तीनों घनों का, जब हम इनको पिघलाएंगे तो ये आयतन आ जाए। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इन सबको जोड़ा तो ये आ जाएगा अपना 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को क्या करना है, जब इनको पिघलाएंगे तो बड़ा वाला जो घन बनेगा उसका आयतन हो जाएगा 216 सेंट। तो बड़ा वाले की यदि साइड ए क्यूब है तो ये ए क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। तो बड़े वाले घन की साइड क्या हो जाएगी 216 का घनमूल या क्यूब रूट। ये 216 किसके बराबर होते हैं 6 के क्यूब के बराबर, तो ये 1/3। तो ये आ गया अपना 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब बड़ा वाला घन जो बनेगा उसकी साइड जो रहेगी वो बड़े घन की भुजा जो होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। अब निकालना क्या था, घन जो है इसके ऊपर और नीचे ये घन बना दिया बड़ा वाला ये। तो ये घन के ऊपर और नीचे हमको क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर और नीचे का बराबर हो जाए। घन की साइड क्या है ए, तो घन के नीचे का भी एरिया ए स्क्वायर होगा, ऊपर का भी ए स्क्वायर हो गया, माने दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 2 स्क्वायर। और 2 और ए कितना आया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हुआ और 2 से गुणा किया तो ये आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in a right angle triangle ABC, RT angle at B, if cos C is equal to A minus B upon A plus B, then tan C, ये त्रिकोणमिति का आ गया आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्राइंगल होता है और क्या है, cos C की वैल्यू दी है। त्रिभुज ABC और B उन्होंने दे दिया है कि B क्या है, हमारा समकोण या राइट एंगल। तो ये बना हमारा A और ये बना C। इसमें ये क्या हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया विकर्ण। विकर्ण को हाइपोटेन्यूज, आधार बेस हो गया। अब कॉस दिया है, कॉस C, ये एंगल क्या हो गया C। तो कॉस C बराबर होता है आधार बटे विकर्ण। आधार कितना हो गया अपना A माइनस बी। तो ये चीज हो गई है, इससे पता चल गया कि A माइनस बी है और विकर्ण कितना है A प्लस बी। ठीक है, अब निकालना है tan C। tan C किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। अब अपने को कर्ण तो दिया है और आधार दिया है, तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में लगती है। राइट एंगल में यदि हमने लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे कि आपका ये जो है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि AB विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मन आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर। हाँ, तो AC स्क्वायर, तो AC कितना है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी ही, हाँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का। ये आ जाता है 4AB। ये फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ प्लस का 2AB होता है, यहाँ माइनस का 2AB होता है, तो इस तरफ जाएगा तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4AB, मतलब 2 अंडर रूट AB। तो ये हमारा लंब निकल आया पाइथागोरस थ्योरम में से 2A। अब पूछा क्या था tan, तो लंब बटे क्या होता है आधार, कर्ण नहीं होता, गलत लिख गया था, टर्म बटे आधार। तो लंब हो गया 2 अंडर रूट AB डिवाइडेड बाई आधार A माइनस बी। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा, तो 2AB, 2 अंडर रूट AB है, 2 अंडर रूट AB डिवाइडेड बाई ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel. आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमें फीडबैक मिलेगा, सुधार की गुंजाइश रहेगी। आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं, हम उस तरह भी आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।